वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूँ कि बीए तृतीय वर्ष में जब आप जाते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 3 पेपर देने होते हैं, और किसी किसी सब्जेक्ट में तो यहाँ तक की स्थिति होती है कि तीसरे पेपर में 3 खंड या 2 खंड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, और इसमें भी जो तीसरा पेपर है उसमें 2 खंड आपको मिलेंगे, यानी एक ही आपको पढ़ना होता है उनमें से। ठीक है, तो इसमें जो 2 खंड हैं उसमें क्या नाम है, तो एक का नाम है, जिसका नाम है भाई क्या, एक का नाम है परिमाणात्मक विधियाँ, यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड जो होता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। जिसमें आप, जैसे कि आपने सोशियोलॉजी में देखा होगा, सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के बारे में आपने पढ़ा, तो जिस प्रकार से वहाँ पर आपने पढ़ा सोशियोलॉजी के संदर्भ में, आप उसी को पढ़ते हैं मापन और मूल्यांकन में, खास करके शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, तो और साइकोलॉजी में भी उसको पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स के में भी आपको वही चीज़ पढ़नी पड़ती है। इसमें आपको जैसे सारणी, समंक, माला, इन सभी के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, प्रायिकता के बारे में, और भी तमाम प्रकार के जो माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जिसको आप बोलते हैं, ये सब आपको पढ़ना होता है, सारणीय, समांतर माध्य। ठीक है, यहाँ तक कि हरात्मक माध्य भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो एक ये पेपर होता है, ठीक है, गणितीय वाला। तो बहुत सारे जो हमारे छात्र छात्र हैं वो गणित से लगभग भागते हैं। बीए अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको गणित उतना आती नहीं है, लेकिन उतना गणित होती नहीं जितना लोग डर जाते हैं इससे। बहुत सरल पेपर है वो भी। और दूसरा पेपर है आपका आर्थिक विचारों का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं वो आर्थिक विचारों के इतिहास को ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करते हैं और यही पढ़ते हैं। तो दोनों में से केवल एक पढ़ना, चाहे आप हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ो यानी आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ो, चाहे आप जो एक प्रकार से परिमाणात्मक विधियों के बारे में पढ़ें। तो 2 एक प्रकार से खंड है, इन दोनों में से एक ही पेपर को आपको पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो हमारा है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आर्थिक विचारों के इतिहास को लेकर के, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के बारे में। तो आज हम इसी पेपर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, यानी कि पेपर 3 का जो बी वाला पोर्शन है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में मैं, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं पेपर जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसका ए वाला पोर्शन यानी क्वांटिटेटिव जो मेथड होता है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो उसका एक मॉडल पेपर ऑलरेडी 2022 में मैंने बना दिया था, तो उसको देख लीजिएगा तब तक के लिए, और बाकी मैं उसको भी बना दूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपने क्या लिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना। तो ये महासंग्राम वीडियो है बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं आपकी परीक्षा में। इसी प्रकार से हमने सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और होम साइंस सभी सब्जेक्ट के लगभग ये इस प्रकार से यानी महासंग्राम वीडियो दे दी है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं कहूँगा सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो शॉर्ट वीडियो होती है उसके लिए भी हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत जानकारी मिलेगी। चलें, प्रश्न आपका है वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं। वाणिज्यवाद, तो वाणिज्यवाद की बात की जाए तो वाणिज्यवाद सम्मिलित रूप से उन सिद्धांतों का नाम होता है। किन सिद्धांतों का नाम होता है? उन सिद्धांतों का नाम होता है जो व्यापार, मुख्य रूप से विदेश व्यापार के जरिए क्या करते हैं, राष्ट्र को अत्यधिक साधन संपन्न बनाते हैं। यानी विदेशी व्यापार के जरिए क्या करते हैं, विदेश में व्यापार के जरिए। वाणिज्यवाद वह विचारधारा है या उन सिद्धांतों का नाम है जो व्यापार के जरिए और मुख्य रूप से विदेशी व्यापार के जरिए क्या करते हैं, राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाते हैं, राष्ट्र को साधन संपन्न बनाते हैं। मतलब कि राष्ट्र को एक प्रकार से प्रॉफिट करवाते हैं विदेश में व्यापार करके। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ बोए और यहाँ से ले जा करके अगर उसको आप विदेश में बेचेंगे तो उससे ज़्यादा एक प्रकार से आमदनी होगी, डॉलर में पैसे कमाए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो ये एक प्रकार से साधन संपन्न बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया होता है। खास करके इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है वाणिज्यवाद का। तो वाणिज्यवाद का सीधा सा मतलब है कि भाई अपने देश की प्रॉफिट करवाना, और किसके माध्यम से, विदेश व्यापार के माध्यम से। ठीक है, वाणिज्यवाद के विचारकों और समर्थकों की बात की जाए तो जिनमें कुशल व्यापारी शामिल होते हैं, प्रशासक और राजनीतिज्ञ, शासक
सम्मिलित आपके हो सकते हैं, यानी कई प्रकार के कुशल व्यापारी इसमें शामिल होते हैं, विचारकों में, समर्थकों में वाणिज्यवाद के। प्रशासक भी हो सकते हैं, राजनीतिक शासक ये सब सम्मिलित हो सकते हैं वाणिज्यवाद के विचारकों में और समर्थकों में। और इन लोगों का विचार ये था कि यदि कोई देश अपने यहाँ बिना मतलब कि विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करके, मतलब अपने यहाँ बना जो उत्पाद है उनका निर्यात करे, यानी उसको बेचे। निर्यात माने होता है बेचना, आयात माने होता है खरीदना। तो अपने यहाँ पर जो निर्मित यानी विनिर्मित मतलब अपने यहाँ पर निर्मित जो उत्पाद है उनका क्या करे, विदेश में बेचे, और उन देशों से सोना चांदी अपने देश में क्या कर ले, एकत्रित करने में सफल हो जाता है जो देश। तो इससे क्या होती है, उस देश की जो चांदी और सोना इकट्ठा करता है देश, चूँकि विदेशों में वो अनाज वगैरह बेच रहा है, मान लेते हैं उत्पादन अपने यहाँ पर जो हो रहा है उसको विदेशों में बेच रहा है और विदेशों से सोना चांदी को खरीद रहा है या उससे एक प्रकार से विनिमय के माध्यम से ले रहा है। तो जब इस देश में एकत्रित हो जाता है सोना चांदी, तो इससे क्या माना जाता है, इससे उस देश की आर्थिक स्थिति जो होती है मजबूत हो जाती है और जो अंततः एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में योगदान देती है। और ये प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम ये करते हैं, इसको वाणिज्यवाद कहते हैं। अच्छा, एक वस्तु अगर हम किसी दूसरे देश में दें, जैसे हमने गेहूं किसी को दिया और वहाँ से हमने उसके बदले चावल ले लिया, तो ये क्या होगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया को हम विनिमय कहते हैं, आदान प्रदान जिसको कहते हैं आप सरल भाषा में। ठीक है, तो ये वाणिज्यवाद आपके समझ में आ गई, यानी विदेशी व्यापार के माध्यम से हम क्या करें, एक प्रकार से अपने देश की शक्ति को और साधन संपन्नता, अपने देश की शक्ति और साधन को क्या करें, उसमें इजाफा करें, उसको बढ़ाएं। तो ये वाणिज्यवाद है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वाणिज्यवाद के उदय के कारण कौन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। वाणिज्यवाद के उदय के कौन कौन से कारण हैं, इसको आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आया भी हुआ है, कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। देखें, वाणिज्यवाद के उदय के निम्नलिखित कारण हैं या निम्नलिखित कारण थे, ऐसा आप लिख सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद में आप चाहो तो 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से डाल करके कारण लिख सकते हो। और मेरे हिसाब से कारण, विशेषताएं, लाभ, हानि आप नंबर वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इससे एग्जामिनर की दृष्टि आपके कॉपी पर पड़ती है, अगर आपने सही लिखा है तो नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो पहला एक प्रकार से कारण रहा है वाणिज्यवाद के उदय का कि यूरोप में राजतंत्र का नए सिरे से सक्रिय हो जाना। क्योंकि यूरोप में राजतंत्र एक प्रकार से जब नए सिरे से सक्रिय हो गया, इसके कारण से कहीं ना कहीं पे वाणिज्यवाद का उदय हुआ। दूसरा कारण है कि राज्य पर चर्च का नियंत्रण कम हो जाना। तो राज्य पर जब चर्च का नियंत्रण कम हो गया तो इससे वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। तीसरा कारण यह है कि राष्ट्रों को अत्यधिक शक्तिशाली बनाए जाने पर बल दिया जाने लगा कि देश को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है, और शक्तिशाली बनाने के चक्कर में हर एक देश एक दूसरे देश से व्यापार करने लगे, अपने आप को एक प्रकार से ऊंचा करने के लिए लगातार जो है चीज़ें मतलब उसमें एक प्रकार से प्रयत्न में लाई गई और लगातार काम आगे होने लगा। तो शक्तिशाली बनाए जाने पर बल देने लगे जब राष्ट्र, तो एक प्रकार से वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। चौथी बात यह है कि जल परिवहन प्रणाली विकसित हो जाने पर क्या हुआ कि यूरोप के उत्साही नाविकों को कोलंबस तथा वास्को डी गामा के द्वारा अमेरिकी महाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्री रास्तों की खोज हो गई। तो जल परिवहन प्रणाली जब विकसित हुई है तो आपको पता होगा कि भाई वास्को डी गामा भारत में आया, लगभग यहाँ से आपको पता होगा काली मिर्च और ये मसाले वसाले लेकर के गया था, यहाँ से लगभग बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था। तो फिर वहाँ से आप देखिए वास्को डी गामा आया था, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कि क्या हुआ कि पूरे के पूरे संपूर्ण देश में जब पहले जलीय मार्ग की खोज नहीं थी तो व्यापार बहुत संकीर्ण दायरा व्यापार का हुआ करता था, व्यापार संपूर्ण विश्व में नहीं फैला था। जैसे अमेरिका में व्यापार करने के लिए कहाँ से व्यापार होता, बाई रोड या ट्रेन के माध्यम से, तो बहुत लंबा पड़ जाता, उतना ना ट्रेन कहीं चलती थी ना कुछ। तो जब समुद्री मार्गों की खोज हुई विशेष करके, अब इधर देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी रास्ते से ईरान इराक तक एक प्रकार से व्यापार हुआ करता था, और यूरोप के भी देश इसी प्रकार से आया करते थे, या तो एक प्रकार से मध्य एशिया से होकर के आते और या फिर एक प्रकार से इधर से आते, क्या बोलते हैं, इधर खाड़ी देशों से। तो क्या हुआ कि भाई अब ये देश जो थे वो कहीं ना कहीं पे अपने मतलब व्यापार करने के लिए आने नहीं दे रहे थे लोगों को। तो इसी कारण से क्या हुआ कि भाई लोगों ने समुद्री मार्गों की खोज करी, और समुद्री मार्ग आपको मैं बता दूं कि जब जहाज़ों से सबसे सस्ता अगर व्यापारिक मार्ग की बात करें तो जलीय परिवहन होता है, यानी कि जल में एक प्रकार से बहुत सस्ता परिवहन लगता है और बहुत कम समय में बहुत तीव्र गति से और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा माल बहुत कम खर्चे में आ जाता है और आदान प्रदान हो जाता है।
तो जलीय मार्ग की खोज से संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं पे एक रूपता, मतलब व्यापारिक एक रूपता के दृष्टि से एक प्रकार से निखरा और वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला इससे। इसके अलावा पांचवी बात है धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांतियाँ आई और आप देखते हैं मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म एक प्रकार से दूसरे देशों में जाते थे यहाँ के लोग और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इधर भारत से बौद्ध धर्म के एक प्रकार से प्रचारक श्रीलंका और अन्य देशों में, मलेशिया से लेकर के थाईलैंड और चाइना, हर जगह पर जा रहे थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था। जैन धर्म का उतना आदत तो नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था, एक समय था। और मतलब बहुत प्राचीन समय की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद में जब जो है एक प्रकार से आधुनिक समय आता है तो खास करके धार्मिक क्रांतियों में इंग्लैंड, मतलब कि खास करके जो ईसाई लोग थे और जो मुस्लिम्स लोग थे, इन लोगों ने एक प्रकार से पूरे संसार में अपने अपने धर्मों की वर्चस्व को बढ़ाने का और एक प्रकार से फैलाने का काम किया, जो कि कहीं ना कहीं पे वाणिज्यवाद को बढ़ावा भी देता है। छठी बात है मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ। मुद्रा का एक प्रकार से उद्भव हुआ, मुद्रा सामने आई और उसका विकास हुआ, मुद्रा के प्रणाली का विकास हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब मुद्रा का विकास हो गया, डॉलर और तमाम प्रकार की मुद्राएं बनी, रुपया, मतलब हर देश की अपनी अपनी मुद्रा बन गई और सबका एक मानक फिक्स कर दिया गया कि भाई ये इतने में ये है, इतना महंगा ये है। तो फिर उससे क्या हुआ, वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। और सातवां कारण और लास्ट कारण ये है कि औद्योगिक विनियोग पर अधिक बल दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से जब औद्योगिक विनियोग पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा तो इससे भी वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। तो ये एक प्रकार से लगभग 7 कारण है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाणिज्यवाद के उदय में। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि व्यापार संतुलन के बारे में वाणिज्यवादी क्या दृष्टिकोण रखते हैं। तो वाणिज्यवादियों की बात की जाए तो वाणिज्यवादी संतुलन के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो वाणिज्यवादी लेखकों का यह विश्वास था कि स्वर्ण और चांदी, यानी कि सोना और चांदी प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है, विदेशी व्यापार करना। यानी वो एक ही रास्ता उनको पता था कि विदेशी व्यापार किया जाए तभी हमको सोना और चांदी मिलेगा, और सोना चांदी मिल जाने से क्या होगा, यही एक प्रकार से उनका गंतव्य, यानी उनका लक्ष्य एक प्रकार से यही था कि भाई सोना चांदी प्राप्त कर लेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो खास करके मन को इस बात, मतलब कि मन एक व्यक्ति है, उनको इस बात में अटूट विश्वास था कि वे सभी राष्ट्र जिनके पास अपनी खानें नहीं हैं, व्यापार के द्वारा विदेशों से स्वर्ण और चांदी प्राप्त करके धनवान बन सकते हैं। ये एक प्रकार से मन का कथन है। मन एक व्यक्ति है, विद्वान है, उन्होंने कहा कि भाई अगर जिसके पास कोई खान नहीं है, सोने चांदी की खान नहीं है, तो क्या करे, अपने देश में जो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं उसको बेचे और सोना चांदी संसार से दूसरे देशों से खरीद ले। ठीक है, तो अपने देश को धनवान बना सकता है। और इसने आगे लिखा कि विदेशी व्यापार ही अपने धन और कोष को बढ़ाने का एक साधारण साधन है, और इसलिए वाणिज्यवादी एक प्रकार से इसी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, किसको, एक विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा मन का मानना है। और इसी मतलब क्योंकि इसी पर राजा की आय निर्भर होती, विदेशी व्यापार पर राज्य शासन की प्रतिष्ठा भी डिपेंड करती, विदेशी व्यापार पर व्यापारी का व्यवसाय भी डिपेंड करता है, हमारी कला, हमारी शक्ति की पूर्ति, हमारी भूमि की उन्नति, हमारे नाविकों का पालन पोषण, राज्य की सीमाएं, हमारे कोष के साधन, इसके अलावा हमारे युद्ध करने की शक्ति और हमारे शत्रुओं का भय, एक प्रकार से निर्भर, मतलब भय, ये सब निर्भर करते हैं किस पर, विदेशी व्यापार पर। यानी विदेशी व्यापार को एक प्रकार से उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताया है किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए, मन महोदय ने। और उसके अनुसार जो धन इस प्रकार प्राप्त किया जाएगा वह सदैव ही राज्य में रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये वाणिज्यवादी विचारकों का मानना, तो व्यापार संतुलन रहेगा, और व्यापार संतुलन के बारे में इस प्रकार से विचार दिए गए। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है, कृषि पर वाणिज्यवादी विचारों को समझाइए। यानी कृषि पर वाणिज्यवादी विचारक क्या बोलते हैं। तो वाणिज्यवाद के युग में भी कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था, और प्रत्येक देश की लगभग 70 से 80% जो जनता थी वो खेती किया करती थी जब वाणिज्यवाद विचारधारा अपने एक प्रकार से प्रबल में थी। और यह कहना उचित नहीं है कि वाणिज्यवादी कृषि की उपेक्षा करते थे। उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि देश की संपन्नता एवं शक्ति के लिए विदेशी व्यापार का विकास आवश्यक है, और इसीलिए व्यापार को प्रथम स्थान दिया, और ख़ास करके व्यापार को प्रथम स्थान दिया। और वान जस्टी कृषि के भारी समर्थक है। वान जस्टी जो है ये वाणिज्यवादी ही हैं।
तो कहीं ना कहीं पे ये लोग व्यापार को तो प्रथम स्थान देते ही हैं। इसके अलावा अच्छा व्यापार किसका आप करोगे, जब आपके पास कुछ उत्पादित होगा तो कृषि वगैरह करोगे, तो आपके पास कुछ चीज़ें होगी तभी उसको बेचोगे और दूसरी चीज़ों को आप खरीदोगे, तो कृषि भी जरूरी है। तो वान जस्टी कृषि के भारी समर्थक थे और वाणिज्यवादी चाहते थे कि देश के प्रत्येक भूखंड पर गल्ला तथा कच्चा माल उत्पन्न किया जाए। ठीक है, इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि क्या मानना था भाई, उनका यह भी मानना था कि जो है यह वस्तुएं सस्ती तैयार हो सके और निर्मित माल की लागत कम रहे। कृषि के अतिरिक्त टॉमस मन ने मछली उद्योग के विकास का भी सुझाव दिया। तो टॉमस मन व्यक्ति जो है ये वाणिज्यवादी विचारक है और इन्होंने क्या मतलब जो मन मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था मन के बारे में, तो वही मन है ये टॉमस मन। तो टॉमस मन या हिंदी में बोलते हैं थॉमस मन। तो थॉमस मन या टॉमस मन की बात की जाए तो मछली उद्योग के बारे में इन्होंने कहा कि भाई मछली उद्योग भी कर सकते हैं, या विदेशी व्यापार तो कर ही सकते हैं और इसके अलावा मछली व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कृषि में तो इसके बारे में सुझाव दिया। और किसी वाणिज्यवादी ने यह नहीं लिखा कि कृषि अनावश्यक है, यानी कृषि की उपेक्षा नहीं करी है, कृषि को प्रथम स्थान पर तो नहीं रखा लेकिन कृषि को नेगलेक्ट भी नहीं किया है, क्योंकि अगर कृषि को नेगलेक्ट कर देते तो शायद व्यापार उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उन लोगों ने कल्पना करी थी। तो कहीं ना कहीं पे उन लोगों ने सोचा, वाणिज्यवादियों ने, कि भाई कृषि को हम नहीं हटा सकते, व्यापार को हम प्रथम स्थान पर रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पहले निरमा का प्रचार आता था, जैसे कि घड़ी का प्रचार आप देखते पहले आता था किस प्रकार से, वॉशिंग पाउडर, मतलब एक प्रकार से आता था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फिर आया घड़ी एक नए अवतार में। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि अब पहले मंजन का प्रचार होता था, जैसे जो भी मंजन होता था तो पहले वो होता था कि भाई क्या, तो बाद में पहले वैसे प्रचार होता था, मतलब पहले कोई चीज़ बनेगा तो फिर उसका दूसरा जो प्रचार होगा वो दूसरे की उपेक्षा नहीं करेगा, मतलब दूसरे को बेकार नहीं कहते कि दूसरा मंजन बेकार है, वो अपने मंजन को अच्छा बताएंगे, दूसरे को बुरा नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो खास करके जो है कृषि अनावश्यक बात नहीं है, इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कृषि को आवश्यक समझा, बल्कि उन्होंने कृषि की उन्नति के सुझाव भी दिए हैं। वान हार्दिंग महोदय चाहते थे कि कृषि, मतलब वो चाहते थे कि मिट्टी की जांच करके देखा जाए कि वह किस उपयोग में आ सकती है, मतलब पहले मिट्टी की जांच की जाए कि इस मिट्टी का उपयोग हम किस फसल के उगाने के लिए कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हम फसल की खेती करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न है, प्रकृतिवाद से क्या आशय है। प्रकृतिवाद क्या है, नेचुरलिज्म बताएं। तो नेचुरलिज्म क्या है, लुई 14वें के शासनकाल के अंतिम वर्षों में फ्रांस की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में उपजे असंतोष, कृषि की उपेक्षा, कृषकों के शोषण और इसके अलावा कृषकों के शोषण और आप देखिएगा कुलीन तंत्र में विलासिता लगातार बढ़ती गई। लुई 14वें के समय काल में ऊंचा का एक प्रकार से जो है कर जो था, एक प्रकार से उसका भार बढ़ रहा था और ख़ास करके उसके तहत फ्रांस में कुछ ऐसे विचारकों का उदय हुआ जो प्राकृतिक विधान की प्रधानता स्वीकार करते थे। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से जुड़े व्यवसायों में कृषि, मत्स्य पालन, खनन, इन सभी की प्रमुखता थी। कृषि को ही उत्पादक मानना मुक्त बाजार तंत्र जैसे तत्वों को प्रमुखता प्रदान करते थे और इन्हें प्रकृतिवादी कहा गया। इन्हीं प्रकृतिवादियों खास करके फ्रांकोइस, क्वेने, डूपो द एल्डर, नोमोर्स और दी गोरे ने, ये सब विचारा है, मतलब कि ये सब विद्वान हैं जिन्होंने अपने विचारों को सम्मिलित रूप से प्रकृतिवाद एक प्रकार से बोला और इन्हीं के विचारों को प्रकृतिवाद कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये लुई 14वें के समय काल की बात है। ठीक है, फ्रांस की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में जो उपजे असंतोष, कृषि की उपेक्षा हुई, कृषकों के शोषण, कुलीन तत्व में विलासिता, इसके कारण से क्या हुआ, इसके कारण से लगातार जो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है उनसे जुड़े व्यवसायों का एक प्रकार से उसमें लोग ज़्यादा रुचि लेने लगे और इस प्रकार से प्रकृतिवाद यही है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 6ठा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न क्या है, आर्थिक तालिका से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रांकोइस क्वेने महोदय एक प्रकार से ये प्रकृतिवादी विचारक है और आर्थिक तालिका के बारे में कहते हैं कि समाज के द्वारा कुल उत्पादन के विभिन्न वर्गों में वितरण के लिए प्रस्तुत की गई तालिका को ही हम आर्थिक तालिका कहते हैं। जो समाज के द्वारा कुल उत्पादन है उसके तमाम प्रकार के वर्ग बनाते हैं, मतलब कि उसको कौन सा उत्पादन किस वर्ष कितना हुआ
इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो समाज के द्वारा कुल उत्पादन, अब वो अलग अलग चीज़ें उत्पादित होती है तो उन सभी को एक अलग अलग वर्गों में बांटते हैं और उसी के वितरण के लिए जो तालिका बनाई जाती है, प्रस्तुत की जाती है, उसको आर्थिक तालिका कहते हैं। कोयने महोदय ने बताया कि उत्पादित धन समाज के विभिन्न वर्गों में उसी प्रकार परिभ्रमण करता रहता है जिस प्रकार के मानव शरीर में रक्त का परिभ्रमण होता है। और इस बारे में प्रोफेसर हेक्टर डेनिस महोदय कहते हैं कि आर्थिक समाजों में धन जो होता है उसके परिभ्रमण की खोज का विचार अर्थशास्त्र विज्ञान के इतिहास में वहाँ स्थान रखता है जो कि जीव विज्ञान में रक्त संचरण का रखता है। यानी कुल मिलाकर के जिस प्रकार से पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में खून दौड़ता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण समाज में क्या होता है, जो एक प्रकार से क्या होता है भाई, जो एक प्रकार से चीज़ें एक प्रकार से क्या होती है, जो धन होता है वो पूरे समाज में उसी प्रकार से परिभ्रमण, उसी प्रकार से संचरण करता है जिस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है, शरीर में रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है, कोयने ने धन के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया और उसकी व्याख्या करते हुए समाज को 3 भागों में उन्होंने बांटा। कौन कौन से 3 भाग हैं समाज के? पहला भाग उन्होंने बताया उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में जैसे कृषि करने वाला व्यक्ति हो गया, कृषक या मछुआरा, मछली मारने वाला, खनन श्रमिक यानी जो खान में खुदाई करते हैं, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक तमाम प्रकार की चीज़ों को, धातुओं को, पेट्रोल, कोयला को निकालते हैं खोद करके, तो खनन श्रमिक जो होते हैं ये सब उत्पादक वर्ग हैं। दूसरा वर्ग होता है भूस्वामी वर्ग। भूस्वामी वर्ग की जिनका एक प्रकार से जिनकी कृषक जो होता है, जिनकी खेत में, जिनके भूमि पर खेती करता है वो कृषक वर्ग, मतलब वो भूस्वामी वर्ग होता है, यानी भूमि का मालिक होता है और वो एक प्रकार से पैसा दे करके क्या करवाता है, काम करवाता है, मतलब किसानों से, मतलब श्रमिकों से खुदाई करवाता है खानों की, तो एक प्रकार से भूस्वामी होता है। तीसरा वर्ग होता है अनुत्पादक वर्ग, जो एक प्रकार से उत्पादन से रिलेशन ही नहीं रखता है, वो किसी प्रकार से ना तो भूस्वामी है ना ही उत्पादक वर्ग है। उसमें जैसे बड़े बड़े उद्योगपति आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, शिक्षक आ जाते हैं, ये सब अनुत्पादक वर्ग है जो कि उत्पादन नहीं करते ना उत्पादन से रिलेटेड है। बस ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, जैसे कि उद्योगपति उद्योग संभालता है, वकील वकालत करता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है यानी सुई लगाता है, दवाई देता है, लोगों की रक्षा करता है, जान बचाता है। ठीक है, शिक्षक क्या करता है, पढ़ाता है, अध्ययन अध्यापन करता है। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से अनुत्पादक वर्ग के थे। तो 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था। ये धन के परिभ्रमण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कोयने महोदय ने समाज को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया और वो 3 भाग ही इस प्रकार से थे। कोयने का कथन था कि कृषक के द्वारा क्या होता है, उत्पादित बेसी उपज, यानी बेसी माने होता है जो एक प्रकार से बढ़ा हुआ, यानी कृषक जो भी उत्पादन करता है तो उसके खाने से जो ज़्यादा बढ़ जाता, मतलब खाने से जो बढ़ जाता है, यानी कि उसको एक साल में 10 कुंटल गेहूं की आवश्यकता है और उसने 20 कुंटल गेहूं उपज कर लिया, तो 10 कुंटल गेहूं क्या कर देगा, बेच देगा। तो कृषक के द्वारा उत्पादित बेसी उपज भूस्वामियों को, मतलब भूस्वामी तथा अनुत्पादक वर्ग से होती हुई अंततः कृषकों के पास ही आ जाती है। तो एक प्रकार से वो जो बेसी अनाज होता है वो भूस्वामियों को बेचा जाता है, फिर अनुत्पादक एक प्रकार से वर्गों को बेचा जाता है, वो लोग खरीदते हैं, फिर वो अनाज कहीं ना कहीं पे आकर के कृषकों के पास घूम फिर करके आ जाता है किसी प्रकार से। तो एक प्रकार से इससे कि मान लेते हैं उसी का शोध होता है और फिर नए नए दाने उसके उगा करके जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनके वहाँ पर या शोधकर्ता होते हैं उनके द्वारा फिर वही अनाज वहाँ तक पहुँच जाता है, यानी कि एक सर्कुलेशन के रूप में पूरा का पूरा धन भ्रमण करता रहता है। या फिर उद्योगों के माध्यम से आप देखते हैं गेहूं आपने बेचा या आलू बेचा तो आलू का चिप्स कट करके आ गया, चिप्स बिक रहा है। तो एक प्रकार से तो ये सब चीज़ें क्या होती, वही चीज़ें जो किसानों से उत्पादित होती है वही चीज़ें फिर घूम फिर करके उसकी मॉडिफाइड होकर के फिर किसानों के पास आ जाती है। अगला प्रश्न आपका आ सकता है, 7वां नंबर प्रश्न है, कौटिल्य ने व्यापार के संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, बताने का प्रयास करेंगे। तो कौटिल्य नियंत्रित व्यापार व्यवस्था का समर्थक व्यक्ति था। कौटिल्य बहुत ही विद्वान आदमी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके मतलब इनके लिए इन्होंने कानून बनाने का सुझाव भी दिया था इसके लिए, और ये चाहते थे कौटिल्य महोदय कि राज्य स्वयं कुछ वस्तुओं का उत्पादन करे तथा इसकी बिक्री की भी व्यवस्था करे। व्यापार राज्य की समृद्धि में सहायक होता है। और कौटिल्य ने यह सुझाव दिया कि आयातों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रगतिशील दर से करारोपण किया जाए, यानी आयात की वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। आयात माने खरीदना जो है, एक प्रकार से ज़्यादा खरीदना ना पड़े तो उसको नियंत्रित करा जाए, जो आयात लगातार बढ़ रहा है। निर्यात पर फोकस किया जाए, निर्यात किया जाए, आयात कम किया जाए,
ऐसा मानना था। इससे जहां राज्य को आय प्राप्त होगी निर्यात को बढ़ाने से, वहीं आयतों में होने वाली वृद्धि पर नियंत्रण लगेगा और आयात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं आवश्यक, वो वस्तुएं देश में ही उत्पादित की जा सकेंगी। और कौटिल्य ने मूल नियंत्रण और लाभ नियंत्रण का भी सुझाव दिया ताकि उपभोक्ता वर्ग अपनी आय सीमा के भीतर आवश्यक वस्तुओं को खरीद सके। तो इस प्रकार से ये विचार था कौटिल्य का व्यापार के संबंध में, यानी निर्यात को ज़्यादा बल देते हैं, आयात को कम बल देते हैं, हालांकि निर्यात पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये एक प्रकार से स्वानिर्भर यानी कि अपने यहाँ पर उन चीज़ों को उत्पादन करने के पक्षधर रहते हैं। आगे देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने देश में व्याप्त गरीबी के क्या कारण बताए थे। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी के क्या कारण बताए हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो उन्होंने खास करके ब्रिटिश शासन के दौरान बढ़ रही गरीबी के निम्नलिखित कारण बताए हैं और उन कारणों का जिक्र भी किया है। पहला कारण उन्होंने बताया दादा भाई नौरोजी, चूँकि वो निर्धनता के बारे में कहते हैं कि प्रतिवर्ष देश में पर्याप्त मात्रा में भारतीय पूंजी इंग्लैंड को भेज दी जाती है और अंग्रेज भारत में काम तो करते हैं परंतु वे अपनी आय का जो अधिकांश भाग है वो विदेशों को भेज देते हैं। भारत का रुपया भारत में खर्च नहीं हो पाता है, जिसके कारण से भारत दिन प्रतिदिन क्या हो जा रहा है, खोखला होता जा रहा है। और इंग्लैंड के जो उद्योगपति भारत में अपना कारोबार करते हैं वे भारत में अपनी पूंजी का विनियोग इस प्रकार से करते हैं जिससे इंग्लैंड को अधिक लाभ होता था। और उस समय भारतीय उद्योगपतियों की संख्या बहुत कम थी, विदेशी उद्योगपतियों की नीति शोषणवादी थी। और इस प्रकार से क्या हुआ कि उस समय की राजनीतिक और जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी उनके कारण भारत की निर्धनता को दिनों दिन बढ़ावा मिलता रहा। इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण ये लिख सकते हो आप कि देश में कृषि की स्थिति, सिंचाई की सुविधा, इन सभी का अभाव था और इसके अभाव के कारण से कृषि की दयनीय स्थिति थी, तो ये भी गरीबी का एक कारण था। दूसरा गरीबी का कारण यह था भाई, गरीबी का कारण क्या था भाई दूसरा, दादा भाई नौरोजी ने इसलिए दूसरा कारण बताया कि कृषि में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण से देश में बेरोजगारी अधिक थी, जिसके कारण से बेरोजगार लोगों को काम के लिए अन्य व्यवसायों में रोजगार के लिए प्रयास करने पड़ते थे, तो यह भी गरीबी का एक कारण था। अगला कारण ये था कि अकालों की वृद्धि ने देश में गरीब तथा बेरोजगारों की बेरोजगारी की तीव्रता को और बढ़ा दिया। जो अकाल पड़ा, जो एक प्रकार से बड़ी बड़ी बीमारियां आई उस समय, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गरीबी और ज़्यादा बढ़ी। चौथा कारण ये है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में मजदूरी की दर काफ़ी कम थी, तो इससे भी जो है गरीबी बढ़ी है। और जो मैंने आपको बताया कि भाई इसका एक प्रकार से इंग्लैंड के जो शासन हुआ करते थे, इंग्लैंड के शासक जो हुआ करते थे, मतलब इंग्लैंड में फ़ायदा होता था भारतीय, यहाँ पर जो भी उद्योग होता था, जो भारतीय इंग्लैंड की कंपनियाँ थीं, वो लोग क्या करती थी, भारत से एक प्रकार से भारत को लूट करके वहाँ पर भेज रही थी। या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी, लगातार भारत के धन को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा व्यय कर रही थी, भारतीय जनता पर उसको नहीं खर्च कर रही थी और वो इंग्लैंड को भेज रही थी। तो भारत से धन एक प्रकार से इंग्लैंड को भेजा जा रहा था, तो ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ा कारण था। अगला कारण देखिएगा, अगला कारण है 9वां नंबर प्रश्न है, श्री दत्ता ने अपने आर्थिक विचारों में उद्योग धंधों के संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो श्री दत्ता महोदय की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भारत के उद्योग धंधों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा कि ब्रिटिश शासन से पूर्व, यानी उससे पहले जब ब्रिटेन के लोगों का शासन नहीं था भारत पर, तो ब्रिटेन की सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था भारत पर, तो उससे पूर्व भारत के उद्योगों तथा शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व में विख्यात थीं। इससे हमारे उद्योगों द्वारा निर्मित माल के निर्यात में पर्याप्त आय प्राप्त हो जाती थी। लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से देश के उद्योग धंधों का पतन होना शुरू हो गया। ब्रिटिश शासन की नीति के कारण से भारत निर्मित जो माल था, भारत में बनाया गया जो माल था, उसके निर्यातक के स्थान पर कच्चे माल का निर्यातक देश बन गया भारत। और इस कच्चे माल का उपयोग खास करके ब्रिटिश उद्योग कहाँ पर होता था भाई, ब्रिटिश उद्योगों में होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश उद्योगों के द्वारा तैयार सामान को भारत में बेच करके लाभ कमाती थी। भारत से ही कच्चा माल तैयार होता था और भारत में ही माल बना करके भारत वालों को ही बेच करके दुगने तिगुने दामों पर उनको लूटा जाता था। और एक प्रकार से भारत का सूती वस्त्र उद्योग विश्वविख्यात था, लेकिन इस उद्योग का ब्रिटिश नीति के कारण से पूरी तरह से पतन हो गया। भारत में सूती वस्त्र का उद्योग एक प्रकार से बहुत ही फेमस था, तो वो एक प्रकार से अंग्रेज़ों की वजह से ध्वस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं पे अंग्रेज़ों का एक प्रकार से जो कारनामा रहा, उनकी जो कंपनी रही, उसके कारण से बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी भारत को सहना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका,
श्री रानाडे के विचार किससे प्रभावित थे तथा किस विचारधारा के थे? रानाडे जी। रानाडे का पूरा नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। तो ये जर्मन अर्थशास्त्री लिस्ट के समान एक प्रकार से ये थे। खास करके देखिए, श्री रानाडे के विचार जर्मन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं फ्रेडरिक लिस्ट, उनके एक प्रकार से किसके, तो अर्थशास्त्री थे फ्रेडरिक लिस्ट, उनसे प्रभावित विचार थे इनके। श्री रानाडे राष्ट्रपति विचारधारा के विचारक थे, मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा के विचारक थे, समर्थक थे। और इनके अनुसार, रानाडे जी के अनुसार, व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र होता है। यद्यपि राष्ट्र के निर्माण में व्यक्ति का भी महत्व होता है, बशर्ते व्यक्ति राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र विकास की भावना से ओतप्रोत हो, तब वह राष्ट्र का विकास कर सकता है। अगर एक प्रकार से राष्ट्रवादी भावना उसके अंदर नहीं है तो फिर एक प्रकार से व्यक्ति का उतना महत्व नहीं जितना राष्ट्र का महत्व होता है। तो इन्होंने व्यक्ति को कम महत्व दिया, राष्ट्र को अधिक महत्व दिया है गोविंद रानाडे महोदय ने। 11वां क्वेश्चन से रानाडे महोदय की बात की जाए तो रानाडे महोदय जो है एक प्रकार से वो स्वतंत्र व्यापार नीति वास्तव में अंग्रेजों के लिए हितकर एक प्रकार से बताते हैं। जिस समय रानाडे जो थे वो देश के लिए संरक्षण के विचार प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्र व्यापार की नीति का अनुसरण किया जा रहा था। स्वतंत्र व्यापार की नीति वास्तव में अंग्रेजों के लिए हितकर थी, परंतु इससे भारत का शोषण लगातार हो रहा था और उस समय भारत कृषि प्रधान देश था, उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ था, पूरे देश में बेरोजगारी निर्धनता का बोलबाला था। और यदि ऐसी दशा में भारत जैसा निर्धन देश इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश की तरह स्वतंत्र व्यापार नीति का पालन करने लगता तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता भारत का। तो रानाडे लिस्ट की संरक्षणवादी नीति से प्रभावित थे और उससे प्रभावित होकर के भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी संरक्षण नीति का समर्थन करने लगे, परंतु अंग्रेज जो थे वो रानाडे की इस नीति का परिपालन नहीं कर पाए क्योंकि यह व्यवस्था उनके लिए हितकर नहीं थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। श्री रानाडे की किन मान्यताओं को अवास्तविक मानते थे? किन मान्यताओं को अवास्तविक मानते थे वो? तो श्री गोविंद रानाडे ने अपने आर्थिक विचारों में नियंत्रित मतलब निम्नलिखित मान्यताओं को अवास्तविक माना एवं इनकी कटु आलोचनाएं भी करी। पहली बात उन्होंने क्या बताई भाई? राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व्यक्तिवादी होती है, ऐसा उन्होंने एक प्रकार से इन विचारों को मतलब अवास्तविक मानते हैं। ठीक है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व्यक्तिवादी नहीं होती है, ये राष्ट्रवादी बताते हैं। दूसरी बात, श्रम विभाजन ही मनुष्य के आत्मनिहित का साधन है, ऐसा भी नहीं मानते वो। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि खाद्य वृद्धि की अपेक्षा तीव्र दर से बढ़ती, ये भी नहीं मानते। इसके अलावा मतलब की मांग स्वयं अपनी पूर्ति का सृजन करती, इसको भी नेगलेक्ट करते हैं। पूंजी एवं श्रम पूर्ण गतिशील होते हैं, तो इन सभी मान्यताओं को अवास्तविक बताते हैं। इसके अलावा व्यक्ति विशेष का हित समुदाय के हित को बनाता है, व्यक्ति स्वहित से प्रेरित होकर के कार्य करता है, ये सारी बातों को एक प्रकार से उन्होंने नकार दिया, अवास्तविक करार दिया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 12वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी का आदर्शवाद क्या था बताइए। तो गांधी जी का आदर्शवाद इस तथ्य पर आधारित था कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए और सत्य अहिंसा का पुजारी होना चाहिए। व्यक्ति को अपने आचरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। औद्योगिकरण देश के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इसमें पूंजी की प्रधानता ना हो तो एक प्रकार से वो आवश्यक होता है। औद्योगिकरण देश के विकास के लिए आवश्यक तो है, लेकिन अगर इसमें पूंजी की प्रधानता हो गई तो फिर वो एक प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें पूंजी की उपलब्धता कम, श्रम की बहुलता ज़्यादा है। श्रम बाहुल्य देश में यदि पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित ही यह कदम निराशाजनक होगा। यानी पूंजीवादी विचार जो कि एक प्रकार से इंग्लैंड का है या अमेरिका का है, वह विचार अगर भारत जैसे श्रम बाहुल्य क्षेत्रों में अगर लगाया जाएगा, क्योंकि भारत में श्रम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, लोगों को एक प्रकार से अगर मशीनें सारा काम करने लगेंगी तो लोग बेरोजगार नहीं बैठे रहेंगे। तो इसके कारण से क्या होता है कि भाई जो चीज़ें जहाँ पर सुटेबल हैं उसके हिसाब से उसकी, क्योंकि इंग्लैंड में अमेरिका में आदमी कम है, संख्या कम है लोगों की, श्रम बाहुल्यता वहाँ पर कम है, बहुत कम है, तो इसीलिए वहाँ पर हर एक चीज़ को लिए मशीनों के लिए एक प्रकार से व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो चूँकि उनके पास श्रम नहीं है, उनके पास लोग नहीं है काम करने के लिए, इसीलिए हर एक चीज़ वहाँ की मशीनें करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक प्रकार से भारत में वो चीज़ें लागू करना उतना ज़्यादा उचित नहीं थी, ऐसा गांधी जी का विचार था। अगला प्रश्न आप देखिएगा 13वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज की धारणा से क्या आशय है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो गांधी जी की स्वराज की धारणा से आशय ऐसी ग्राम व्यवस्था से है जिसमें निवास करने वाला हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, ना वो दूसरों पर ना कि दूसरों पर निर्भर हो, वो खुद पर निर्भर होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति उसमें रहने वाला हो। और गांधी जी ने ऐसे ग्राम स्वराज की कल्पना करी
जिसमें धर्म, जाति, रंग का भेद ये सब ना हो, और यह शोषण और अन्याय से रहित समाज हो, या व्यवस्था से एक प्रकार से मतलब युक्त, मतलब शोषण और अन्याय से रहित व्यवस्था हो, ठीक है। और यह ऐसा स्वराज हो कि जिसमें बच्चों और वृद्धों के मन बहलाव के साधन भी उपलब्ध हों, और बच्चों की खेल कूद के मैदान, इन सभी की व्यवस्था भी हो सके, ऐसा गांधी जी मानते थे। उनका एक प्रकार से ग्राम स्वराज की यह धारणा थी। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि गांधी जी की दृष्टि में प्राचीन गांव व्यवस्था क्या थी। तो गांधी जी ने प्राचीन गांव व्यवस्था का चित्रण करते हुए कहा था कि गाँवों में परंपरागत रीति रिवाज, जो परंपरागत कलाएं हैं, मूल्य हैं, बुजुर्गों द्वारा बनाई गई प्रथाएं हैं, उनकी प्रधानता थी प्राचीन गांव व्यवस्था में। और ब्रिटिश शासनकाल एक ऐसा समय था जिसने पूंजीवादी प्रथा को जन्म दिया। पूंजीवादी प्रथा ने आर्थिक और सामाजिक शोषण को जन्म दिया, जिससे प्राचीन शुद्ध भावना वाला गांव जो था वो एक प्रकार से निष्कपट लोग और सदा हरी भरी रहने वाली भारत भूमि शोषण के आवरण से ढकने से प्रतिकूल स्वरूप धारण करती गई। गाँवों की भूमि पहले किसानों की अंतिम संपत्ति थी। ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने क्या कर दिया, देश में जमींदारों का एक नया वर्ग उत्पन्न करके भूमि का स्वामित्व इन्हें प्रदान कर दिया, मतलब जमींदारों को, और भूमि के वास्तविक स्वामियों को दास तुल्य जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया। ग्राम समाज के समस्त अधिकार धीरे धीरे छीन करके सरकारी जो है महकमों को दे दिए गए। ब्रिटिश सरकार की नीति ने गांव तथा गांववासियों की स्थिति को जर्जर बना दिया। तो एक प्रकार से ये चीज़ें ब्रिटेन के लोगों ने ख़राब कर दी। जो गांधी जी की एक प्रकार से प्राचीन गांव की व्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न करने का काम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो इंग्लैंड की थी उसने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 15वां नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि श्री गांधी जी के आर्थिक विचारों की मुख्य अवधारणा क्या थी, बताएं। तो श्री गांधी जी के विचारों की जो मुख्य अवधारणा थी वो सत्य, अहिंसा और मशीनीकरण का विरोध था, ठीक है। सत्य अहिंसा पर बल देते थे, सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे गांधी जी, और मशीनीकरण के विरोध में थे। यानी कि श्रम बाहुल्य देश है चूँकि भारत, यहाँ पर लोग हैं बेरोजगार बैठे हैं, तो मशीनों का क्या काम है कि मशीनों से चीज़ें बनाइए। जब लोग बैठे हैं, आदमी बैठा है खाली, तो वो काम करेगा और कुछ कमाएगा, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी दर कम होगी, जीडीपी दर ऊपर उठेगी, तो इससे क्या होगा। तो यही चीज़ एक प्रकार से मशीनीकरण का वो विरोध करते थे, यही कारण है। और मशीनीकरण खास करके आप देखिएगा तो मशीनीकरण का गांधी जी ने इसलिए विरोध किया क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान के साथ साथ एक श्रम प्रधान देश भी है। श्रम के बाहुल्य को रोजगार की आवश्यकता थी। रोजगार इस श्रम शक्ति को तभी मिल सकता था जब देश के उत्पादक कार्यों में मशीनों के स्थान पर श्रम शक्ति का अधिक प्रयोग होता। लेकिन क्या हो गया कि जो एक प्रकार से श्रम शक्ति का प्रयोग ना करके मशीनों का काम एक प्रकार मतलब मशीनों ने हाथों का काम ले लिया, तो इससे क्या होगा, लोग बेरोजगार होते गए, गरीबी और बढ़ती गई। और इसलिए भारत में दस्तकारी और हस्तशिल्प उद्योग की अधिक प्रगति हुई तथा विश्व में इस उद्योग तथा इसके उत्पादन में अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे कर करके गांधी जी एक प्रकार से चरखा चलाते रहते थे, तो खुद कहते थे भाई चरखा चलाने, क्या उस समय मशीनों से कपड़ा नहीं बनता था, लेकिन चरखा चला करके हस्त एक प्रकार से हथकरघा जिसको आप कहते हैं उसका प्रयोग होता था, हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी। तो चूँकि श्रम प्रधान देश है तो श्रम होना भी परम आवश्यक है। जब लोग खाली है बैठे हैं काम करने के लिए तो उनको काम मिलना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गांधी जी किस मशीन के प्रयोग के पक्षधर थे। तो गांधी जी का दर्शन यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो वास्तविक रूप से गांधी जी चरखा ऐसी मशीन के प्रयोग के पक्षधर थे। चरखा ही उस समय एक ऐसी मशीन थी जिससे न केवल घर की बहू बेटियों की रोजी रोटी मिलती थी, बल्कि उनका समय फालतू की गपशप की बातों में गुजारने से बचता था। और यही कारण था कि प्राचीन समय में परिवार में अधिक सदस्यों के होते हुए भी सुख और शांति थी, चूँकि लोग अपना जैसे खाली हुए काम करके खाना वाना बना करके औरतें खाली हुई तुरंत चरखा चलाने लगी, या फिर तुरंत सुबह आप देखते हैं जो है पहले जो है ये चक्की नहीं थी पीसने वाली, तो डेली का डेली आटा पीसा जाता था, मतलब गेहूँ पीसा जाता था, आटा निकलता था। सुबह 4 ही बजे औरतें उठ जाया करती थी और पीसती थी, ठीक है, चक्की में आटा। तो एक प्रकार से हाथों से घुमाया करती थी तो मजबूत भी होता था हाथ, और एक प्रकार से मजबूती रहती थी पहले की स्त्रियों में। तो ये सब पहले बहुत मेहनत करती थी। और आज थोड़ा सा एक प्रकार से क्या हुआ, मशीनों ने सारा काम ले लिया, यहाँ तक कि रोटी बनाने की भी मशीन आ गई है, ठीक है। खाना बनाने के लिए चूल्हा में फूकनी लेकर के फूकना नहीं पड़ता है,
अब सीधे क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट आप जो है गैस जलाओ। अच्छा, गैस भी नहीं जलाना है, बस अब तो इलेक्ट्रिक चूल्हा आ चुका है, उस पर बटन दाबो और उस पर उठा करके रख दो, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री, 300 डिग्री ऐसे उस पर बताता रहता है और खाना बन करके तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको बस केवल वहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे वहाँ पर आपको देख रेख में रहना है बस। तो एक प्रकार से इससे क्या होता है कि मनुष्य की आलस्यपन जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। इससे क्या होता है, लोगों को गपशप मारने का समय भी मिल जाता है, इसके कारण से सुख शांति भंग भी होती है, घर में झगड़ा लड़ाई तमाम प्रकार की चीज़ें हुआ करती हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारत में नियोजन के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो भारत में नियोजन के विचार को प्रस्तुत करने का श्रेय देश के प्रसिद्ध इंजीनियर श्री एम विश्वेश्वरैया को जाता है और इन्होंने देश के चहुमुखी एवं योजनाबद्ध विकास के लिए नियोजन या योजनाओं को तैयार करने की बात कही। श्री विश्वेश्वरैया ने अपने नियोजन संबंधी विचारों का प्रकाशन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी प्लानियल इकोनॉमी फॉर इंडिया उसमें किया है और इस पुस्तक का प्रकाशन 1934 में हुआ था। और इनकी पुस्तक में जिस योजना का विचार प्रस्तुत किया गया है वह 10 वर्षीय योजना थी और इस योजना में प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय को निश्चित अवधि में 2 गुना करना था। मतलब 10 वर्ष की अवधि में दोगुना एक प्रकार से राष्ट्रीय आय को करना था, नेशनल इनकम को दोगुना करना था। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था, लघु और बृहद उद्योगों का विकास करना था। इसके अलावा खास करके व्यापार में संतुलन बनाए रखना इसका उद्देश्य था, ठीक है। और इस योजना प्रारूप से प्रेरित होकर के देश के राष्ट्रीय नेताओं तथा विचारकों ने आगे चल करके विभिन्न योजनाओं के प्रारूप प्रस्तुत किए, किंतु उपर्युक्त योजनाओं को स्वशासन के अभाव में लागू नहीं किया जा सका। तो इसीलिए ये विचार थे किसके, भारत नियोजन के संबंध में एक प्रकार से सबसे पहले विचार दिया था विश्वेश्वरैया महोदय ने, जिनका बड़ा धाकड़ विचार था लेकिन वह लागू नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़े विद्वान आदमी थे ये। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 18वां नंबर प्रश्न है, गाडगिल फार्मूला का संबंध किससे है। तो गाडगिल फार्मूले का संबंध केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त आय में से राज्यों के हिस्से वितरण एवं अनुदानों के वितरण से, यानी कि राज्य को जो एक प्रकार से मिलता है पैसा केंद्र सरकार के द्वारा उसके बंटवारे से संबंधित है गाडगिल फार्मूला, ताकि राज्यों की सरकार मतलब राज्य सरकारों के विकास कार्य क्या हो सके, निरंतर चलते रहे, वित्तीय संसाधनों के वितरण में न्यायशीलता बनी रहे। और इस फार्मूले का प्रारूप श्री गाडगिल यानी तत्कालीन उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के, उनके द्वारा तैयार किया गया था, इसीलिए गाडगिल फार्मूले के नाम से इसको जाना जाता है। और इस फार्मूले के तैयार एवं लागू होने से पूर्व वित्तीय संसाधनों का वितरण राज्यों को स्वयं के विवेक के आधार पर किया जाता था। तो एक प्रकार से ये था गाडगिल फार्मूला, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका 19वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रोफेसर मेहता ने प्रतिनिधि फर्म के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो प्रोफेसर मेहता के अनुसार प्रतिनिधि फर्म से आशय उद्योग में कार्यरत एक ऐसी फर्म से होता है जिसमें उद्योग के विस्तार के साथ विस्तार तथा संकुचन के साथ संकुचन होता है। यह फर्म उद्योग की समस्त गतिविधियों का सूचक होती है तथा उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है और इस फर्म की गतिविधियों को देख करके उद्योग तथा उद्योग में कार्यरत अन्य फर्मों के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। प्रतिनिधि फर्म का यदि विस्तार होता है तो इसका अर्थ है कि उद्योग को लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि फर्म की गतिविधियां संकुचित हो रही हैं तो इसका अर्थ है कि उद्योग हानि की स्थिति में है। फर्म आने एक प्रकार से कंपनी, ठीक है। तो एक प्रकार से ये प्रोफेसर मेहता के प्रतिनिधि फर्म के संबंध में विचार रहे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 20वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद अथवा प्राकृतिक नियम क्या है। तो स्मिथ महोदय की अगर बात की जाए तो स्मिथ महोदय का कहना था कि आर्थिक संसाधनों का जन्म और विकास स्वतः हुआ है और इन संस्थाओं को मनुष्य के द्वारा किसी योजना के अनुसार नहीं बनाया गया है। और एडम स्मिथ यह भी कहते थे कि मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार से मिलकर किसी निर्णय पर पहुंचने अथवा किसी संगठन या सहकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वे समझते थे कि जो आर्थिक स्थिति विद्यमान है वह असंख्य लोगों के अलग अलग आकस्मिक कार्यों का परिणाम है। वास्तव में स्मिथ का यही प्रकृतिवाद था। स्मिथ के आर्थिक जगत के आकस्मिक रूप से निर्मित होने तथा उसके आर्थिक नियम के विचार एक दूसरे के समान हैं।
उनके ये दोनों विचार जो है खास करके इस बात की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य की इच्छा से परे भी कोई चीज़ है, और इसी को उन्होंने प्राकृतिक माना है। प्राकृतिक नियम कहते हैं वो इसी को। यदि सभी बातें पहले जैसी ही रहें तो एक कार्य का परिणाम पहले जैसा ही होगा। हालांकि उन्होंने आर्थिक नियमों के बारे में इतनी सच्चाई की बात तो स्पष्ट नहीं कही थी, परंतु उन्होंने इस ओर संकेत दे करके आर्थिक नियम की सार्वभौमिकता का पता लगाने का सुझाव अवश्य दिया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करें, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, एकाधिकार पर एडम स्मिथ जो थे उनके विचारों की चर्चा कीजिए। तो एकाधिकार के खास करके उसकी जो भावना है, एकाधिकार भावना के स्मिथ अत्यधिक विरुद्ध थे। एकाधिकार भावना के वो विरोध में बातें किया करते थे, मतलब उसके विरुद्ध में ही उनके विचार आप देखिएगा एकाधिकारवाद के। तो वाणिज्यवादी प्रणाली एकाधिकार को प्रोत्साहन प्रदान करती थी और इस कारण से यह समाज विरोधी संस्थाओं के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती थी। वाणिज्यवादी प्रणाली उन क्षेत्रों के पक्ष में थी जो शक्तिशाली तथा धनी वर्गों के लिए लाभदायक थे, तो विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती थी। वाणिज्यवादी प्रणाली उन लोगों के पक्ष में थी जो शक्तिशाली तथा धनी वर्गों के लिए लाभदायक थे, और इन दोषों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय था कि सरकारी कानून द्वारा निर्माताओं के संघों और एकाधिकारों को समाप्त करके प्रतियोगिता को प्रोत्साहन प्रदान करना। राज्य को उन नियमों तथा प्रतिबंधों को जो प्रतियोगिता के लिए घातक एवं एकाधिकारी उद्योगों के अनुकूल थे उनको समाप्त करना चाहिए। ये विचार था एडम स्मिथ का। सामान्यतः यदि कोई व्यापार अथवा श्रम विभाजन जनता के लिए लाभदायक है तो प्रतियोगिता जितनी अधिक होगी, व्यापार अथवा श्रम विभाजन जनता के लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। यह विचार था एडम स्मिथ महोदय का। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नवमाल्थसवाद से क्या आशय है। नवमाल्थसवाद, तो नवमाल्थसवाद की बात की जाए तो एक प्रकार का आंदोलन है ये, जिसे प्रारंभ करने का श्रेय इंग्लैंड की मैरी स्टोप्स तथा अमेरिका के मार्गरेट सेंगर उनको जाता है। नवमाल्थसवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को लेकर के चिंतित है। आपको मैं बता दूं कि माल्थस महोदय थे, जनसंख्या के विस्फोट की थियरी उन्होंने दी थी एक। उन्होंने कहा था कि भाई, माल्थस महोदय का सिद्धांत था कि जैसे उत्पादन के साधन जो है वो इस प्रकार से बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, जबकि जो मनुष्य है, जनसंख्या है, वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। जैसे कि आज 1 है तो कल 2 हो जाएगी, परसों 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 64, इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब 16 दूना 32। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी हो जाएगी, यानी कि एक प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, दूना 64, इस प्रकार से, यानी कि वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जनसंख्या, जबकि जो उत्पादन के साधन है, उपभोग के साधन है, वो सिंगल यानी कि समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। क्लियर, तो ये माल्थसवाद था। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप प्रदान किया मैरी स्टोप्स और मार्गरेट सेंगर ने, अमेरिका के थे मार्गरेट सेंगर और मैरी स्टोप्स थी इंग्लैंड की। तो एक प्रकार से इन दोनों ने मिल करके ये विचारधारा बनाई, नवमाल्थसवाद। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये विचारधारा ऐसी, नवमाल्थसवाद एक ऐसी विचारधारा है जो क्या करती है, जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को लेकर के चिंतित है तथा सहवास के आनंद को कम किए बिना जन्म दर को कम करने के लिए यांत्रिक अथवा रासायनिक गर्भ निरोधकों के प्रयोग को अपनाए जाने पर बल देती है, यानी कि परिवार नियोजन को एक प्रकार से ध्यान में रखती है। परिवार नियोजन का मतलब ये है कि भाई आप जो है एक प्रकार से सारी चीज़ें करें, लेकिन उसका उपकरण तमाम सारे बताए कि भाई इसका प्रयोग करके अगर आप ऐसा करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये विचारधारा आई। नवमाल्थसवादी इसी मुद्दे पर माल्थस के विचारों की विरोधी है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम उपायों को नहीं अपनाया जाना चाहिए। माल्थस नैतिक उपायों से जनसंख्या को रोकने के पक्षधर थे और नवमाल्थसवादी जो थे वो नैतिक उपायों के साथ साथ कृत्रिम उपायों से भी जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात करते थे। यानी कि कुछ लोग, माल्थस महोदय ऐसा थे कि भाई किसी उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे जनसंख्या को रोकने के लिए, जैसे कि तमाम प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं आज वर्तमान में सभी लोगों को पता है। तो वो माल्थस उस चीज़ के समर्थन में नहीं थे। माल्थस महोदय कहते थे कि लोग खुद ही एक प्रकार से समझें कि भाई जनसंख्या इतनी नहीं करनी है। ठीक है,
नैतिक विचारों के माध्यम से, मोरलिटी यानी नैतिकता का पाठ पढ़ा करके लोगों को इससे एक प्रकार से जनसंख्या कम करने की आग्रह की जाए कि भाई 2 ही लड़का या 1 ही लड़का पैदा करो, ठीक है। तो इस चीज़ से तो माल्थस महोदय के इन विचारों के विरोधी रहे, कहीं ना कहीं विरोधी क्या कि उससे एक कदम आगे बढ़ा दिया किसने, जो नव माल्थसवादी विचारक हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप नैतिक के साथ साथ नैतिक उपायों को तो अपनाएं ही, उसके साथ साथ कृत्रिम उपायों से भी जनसंख्या को नियंत्रित करने मतलब करें, ऐसा उन्होंने बताया नव माल्थसवादी विचारकों ने। अगला प्रश्न आप देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं क्या है, बताएं। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना निम्न आधार पर की जाती है। पहला आधार है कि जनसंख्या, माल्थस महोदय की जनसंख्या वृद्धि संबंधी गुणोत्तर अनुपात का विचार ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं बैठा, ये इस आधार पर इनका विरोध होता है। एक आलोचना ये हो गई। दूसरे विरोध इसलिए होता है क्योंकि जनसंख्या के दोगुने होने की कालावधि 25 वर्ष जो इन्होंने बताया था वो खरी नहीं उतरी, यानी कि जो इन्होंने बताया था कि भाई जनसंख्या जो होती है वो 25 साल में 2 गुनी हो जाती है। जैसे कि आज अगर जनसंख्या एक प्रकार से 100 करोड़ है तो आने वाले 25 सालों में जनसंख्या 200 करोड़ हो जाएगी। यह बात बिल्कुल इन्होंने बताई थी माल्थस ने, गलत है। तीसरी बात ये थी कि खाद्यान्नों में अंकगणितीय अनुपात से कम या अधिक वृद्धि भी संभव है, ये एक प्रकार से हो सकता है, और उन्होंने कहा था कि ऐसा संभव नहीं है। चौथी बात ये कि भाई यह कहना बिल्कुल गलत है कि कृषि में सदैव ही उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, हमेशा उत्पत्ति ह्रास नियम नहीं लागू होता है, और जबकि माल्थस कहते हैं हमेशा उत्पत्ति ह्रास नियम ही लागू होता है। पांचवी बात पर आलोचना इसलिए इनके मतलब इस प्रकार से की जा सकती है इनकी कि महान परिवर्तनों के प्रति माल्थस की अज्ञानता, मतलब जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति माल्थस की अज्ञानता थी, माल्थस उसके बारे में नहीं जानते थे। छठवीं बात है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम को क्रियाशील होने की उपेक्षा भी इन्होंने करी, इस आधार पर इनकी आलोचना होती है। सातवीं आधार ये है कि प्राकृतिक साधन मतलब संसाधनों को ध्यान में इन्होंने नहीं रखा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आप सही तरीके से अगर करें तो बहुत ही एक प्रकार से कितनी भी जनसंख्या हो जाए तो अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। आठवीं बात है कि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित सिद्धांत है इनका माल्थस का, तो एक प्रकार से ये माल्थस की जनसंख्या संबंधी आलोचनाएं लोगों ने करी। अगला प्रश्न आप देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माल्थस के मजदूरी सिद्धांत को समझाइए। तो अनेक विचारकों का मानना है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में ही मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत निहित है, किंतु कालांतर में माल्थस ने जीवन निर्वाह सिद्धांत को त्याग दिया। माल्थस के अनुसार मजदूरी श्रमिक के व्यक्तिगत श्रम का पारितोषिक है, यानी पारितोषिक है, और उन्होंने कहा कि मजदूरी के 2 रूप है, पहला वास्तविक मजदूरी और दूसरा द्रव्यिक मजदूरी, यानी किसी श्रमिक को प्राप्त जीवन संबंधी आवश्यक आराम विलासिता वाली वस्तुओं की मात्रा श्रमिक को प्राप्त हो जाए तो वो वास्तविक मजदूरी है, जबकि इन वस्तुओं के द्रव्यिक मूल्य का कुल योग द्रव्यिक मजदूरी बोला जाता है। यानी आप किसी के यहाँ काम करें तो आपको पैसा मिल जाए, अगर पैसा ना मिले तो आपको कुछ सुख एक प्रकार से संबंधी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मिल जाएँ, तो वास्तविक मजदूरी जो चीज़ें आपको मिल जाएँ, और अगर उसका मतलब पैसा आपको दे दिया जाए तो वो हो गई आपकी द्रव्यिक मजदूरी। तो 2 प्रकार की मजदूरी है। मुद्रा की क्रय शक्ति यथावत रहने की दशा में मजदूरी की दरों में परिवर्तन श्रम की मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण होता है, ये बात माल्थस महोदय ने बताई थी। तो एक प्रकार से ये माल्थस का मजदूरी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है जेबीसे के अनुसार अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो जेबीसे ने अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान माना है, और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गणित या भौतिकी को विज्ञान माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, ऐसा जेबीसे महोदय स्वीकार करते हैं। और उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया जेबीसे ने कि अर्थशास्त्री का कार्य कारण और कारकों की खोज करके, यानी कार्य का क्या कारण क्या है और कारक उसका क्या है, यानी किन कारण से हुआ, तो उनकी खोज करके वस्तु स्थिति को जनता तथा शासकों के समक्ष रखना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और समाज और देश के लिए कौन सी नीतियाँ उपयुक्त रहेंगी, यह विचार करना अर्थशास्त्री का कार्य नहीं है, यह कार्य तो नीति शास्त्रियों और शासकों और राजनीतिज्ञों का है कि वह यह तैयार करें कि भाई कौन सी नीति समाज के लिए देश के लिए उपयुक्त होगी। ये नीतियाँ वो लोग बनाएं, जो नीति शास्त्री हैं वो बनाएं, ठीक है, और जो राजनीतिज्ञ हैं वो बनाएं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि 26 नंबर प्रश्न है कि मिल के द्वारा प्रतिपादित मजदूरी सिद्धांत को समझाइए। बढ़िया प्रश्न है। तो जेएस मिल की अगर बात की जाए तो मिल महोदय ने मजदूरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उसके बारे में क्या उन्होंने बताया। तो मिल ने मजदूरी कोष सिद्धांत का समर्थन किया।
यद्यपि समाज में रीति रिवाजों से मजदूरी दरों का नियमन होता है, परंतु मिल के मतानुसार मजदूरी प्रमुख रूप से श्रमिकों की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। जहाँ तक श्रमिकों की पूंजी का प्रश्न है, यह जनसंख्या द्वारा निर्धारित होती है। इसके दूसरी ओर श्रमिकों की मांग पूंजी के उस कोष के आकार द्वारा निर्धारित होती है जो श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए मालिकों के द्वारा रखा जाता है। श्रमिकों की पूंजी समान रहते हुए मजदूरी दरें इस कोष के आकार में परिवर्तन के अनुसार कम और अधिक होती रहती है। मजदूरी दर जनसंख्या तथा पूंजी कोष के अनुसार के द्वारा खास करके आप देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा इधर उधर हो गया सब कुछ। हाँ, तो खास करके श्रमिकों की पूर्ति समान रहते हुए मजदूरी दरें इस कोष के आकार में परिवर्तन के अनुसार कम और अधिक होंगी। मजदूरी दर जनसंख्या तथा पूंजी कोष के अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। मजदूरी दर जो होती है निम्नलिखित समीकरण के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। मजदूरी दर अगर आपको ज्ञात करना तो मजदूरी दर का सूत्र होता है मजदूरी दर बराबर मजदूरी कोष बटे जनसंख्या। मजदूरी कोष कितना है और कितनी जनसंख्या है, तो मजदूरी दर आपके निकल आएगी अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो आसानी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 27 नंबर कि वालरस द्वारा प्रतिपादित वितरणात्मक न्याय क्या है। तो वालरस महोदय का एक नारा था कि दशाओं की समानता परिस्थितियों की असमानता। एक नारा उन्होंने दिया था, ये दशाओं की समानता परिस्थितियों की असमानता, और इसी नारे में उसकी वितरणात्मक न्याय की अवधारणा सन्निहित है। वालरस महोदय ने सामान्य सामाजिक दशाओं तथा व्यक्तिक परिस्थितियों के बीच अंतर को स्पष्ट किया, और इनका यह मानना था वालरस महोदय का कि वैयक्तिक इस परिस्थितियों में व्यक्ति उचित होता है और साम्यवाद गलत होता है, लेकिन जहाँ तक सामाजिक दशाओं का प्रश्न है व्यक्ति गलत है, साम्यवाद ही उचित है। यानी जहाँ पर व्यक्तिक परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर व्यक्ति उचित होता है, और जहाँ पर साम्यवादी परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर साम्यवाद उचित होता है, व्यक्ति गलत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार वालरस महोदय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए राज्य के अधिकार को उचित माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बनी रहती है और राज्य का होना भी परम आवश्यक है। दोनों बातों पर एक प्रकार से खरे उतरते हैं। तो वालरस महोदय एक प्रकार से वितरणात्मक न्याय के बारे में इस तरीके से बताते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 28 नंबर प्रश्न है, कार्ल मेंजर के मूल्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो मूल्य केवल आर्थिक वस्तुओं में होता है। मूल्य का कारण आवश्यकता तथा पूर्ति होती है। जब आवश्यकता पूर्ति से अधिक हो जाती है तभी मूल्य उत्पन्न होता है, अर्थात मूल्य सीमांत उपयोगिता से पैदा होता है। इस प्रकार मूल्य वस्तु में नहीं व्यक्ति में होता है। मूल्य का निर्धारण कहाँ होता है, इस विषय में मेंजर महोदय ने यह सिद्धांत दिया, और यह सिद्धांत कहता है कि वस्तु का मूल्य जब पूर्ति पर्याप्त होती है किसी वस्तु की, तब वस्तु के उस अंश के द्वारा प्रदर्शित होता है जो सबसे कम उपयोगी या महत्वपूर्ण होता है। मेंजर के अनुसार मूल्य लागत पर निर्भर नहीं करता है, कि लागत कितनी है उस पर मूल्य निर्भर नहीं करता है। किसी विशाल वन में मनुष्य चाहे कितनी मेहनत कर ले, किंतु लकड़ी का कोई मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह जंगल में बैठा है। तो जंगल में लकड़ी ऑलरेडी पहले से लोगों को मिल रही, तो मूल्य वहाँ पर मैटर नहीं करता कि आपने कितना रुपया खर्च करके लकड़ी को एक प्रकार से अच्छे तरीके से काटा है, बनाया है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप जंगल में बैठ करके लकड़ी बेचोगे तो लकड़ी तो भाई वहाँ पर सभी लोग वैसे भी पा जाएंगे, अगर वहाँ पर कोई प्रशासनिक चीज़ें ना हो तो। लकड़ी की आवश्यकता से कम एक प्रकार से ना हो, जब तक कि लकड़ी आवश्यकता से कम ना हो, अतः आवश्यकता ही मूल्य उत्पन्न करती है, लागत नहीं। यानी लागत आपका कितना है वो नहीं मैटर करता है, मतलब मांग कितनी है। अगर मांग नहीं है तो आप कितना भी पूंजी लगा कर बैठे हो सब बेकार है। तो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है भाई, आवश्यकता जो होती है वो मूल्य को उत्पन्न करती है। आप देखिए अभी कोरोना के पीरियड में क्या हुआ है, आवश्यकता ही लोगों की थी कि भाई चावल गेहूं और इन सब की आवश्यकता थी। लोग एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ों को खरीद करके रख रहे थे, तो डिमांड ज़्यादा हो गई थी, आवश्यकता बढ़ गई थी, इसके कारण से मूल्य भी बढ़ गया था। लागत से नहीं बढ़ा था मूल्य, वो आवश्यकता की वजह से बढ़ा था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान। तो कार्ल मेंजर एक प्रकार से यही बात बोलते हैं कि भाई जब क्या होगा, कोई वस्तुएं ज़्यादा डिमांड हो जाएगी किसी वस्तु की, तो वो उस वस्तु का मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि बिक्सटीड द्वारा प्रतिपादित वितरण सिद्धांत के सिद्धांत को समझाइए। तो इनका जो ग्रंथ है बिक्सटीड महोदय का, उस ग्रंथ का नाम है यस्से ऑन द कोऑर्डिनेशन
ऑफ द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बिक्स-टीड महोदय ने वितरण की एक नवीन व्याख्या की है और जिसे बहुत अधिक प्रसिद्धि भी मिली हुई है। यह व्याख्या सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित है। यद्यपि इस प्रकार की व्याख्याएं जेबी क्लार्क और एक प्रकार से मार्शल महोदय इन अर्थशास्त्रियों ने भी की है। बिक्स-टीड का कथन है कि कुल उत्पादन का उत्पत्ति के साधनों में वितरण एक ही तरीके से होता है और वह है सीमांत उपज के माध्यम से। प्रत्येक साधन का मूल्य उसकी सीमांत उत्पादकता के द्वारा निर्धारित होता है, परंतु यह भी कहना आवश्यक है कि बिक्स-टीड के इस विश्लेषण में खास करके आप देखिएगा तो क्या हुआ है, बिक्स-टीड का जो ये मॉडल है, खास करके इसमें आप देखिएगा तो इनके सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो इनके जो है खास करके बिक्स-टीड के इस विश्लेषण में आप देखिएगा स्पष्टता उतनी ज़्यादा नहीं थी, यानी स्पष्टता की कमी रहती है। तो बिक्स-टीड के द्वारा प्रतिपादित वितरण इस प्रकार से था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, उपयोगिता पर बिक्स-टीड के क्या विचार थे। तो उपयोगिता पर बिक्स-टीड के क्या विचार थे भाई। बिक्स-टीड के अनुपातिक उपयोगिता के विचार ने सीमांत उपयोगिता के विचार को अच्छी प्रकार समझने में काफ़ी सहायता की है। बिक्स-टीड ने अपनी पुस्तक अल्फ़ाबेट ऑफ इकोनॉमिक साइंस में सबसे पहले सीमांत उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया, जिसको बाद में अर्थशास्त्रियों ने मूल्य निर्धारण की व्याख्या में अपनाया। ऑस्ट्रियावादी अर्थशास्त्रियों के आकलन सिद्धांत की छाप उन पर विशेष तौर पर पड़ी। बिक्स-टीड पर वस्तु के मूल्य निर्धारण में उन्होंने डेविड रिकार्डो और मार्क्स का जो लागत सिद्धांत है, श्रम सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, उन सिद्धांत की आलोचना करते हुए इन्होंने यह बताया कि वस्तु का मूल्य उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है और उनका कथन था कि स्वयं श्रम का मूल्य वस्तु के मूल्य के द्वारा निर्धारित होता है। जब बाजार में मूल्य अधिक पाए जाते हैं तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाती है। बिक्स-टीड के सिद्धांतों में सीमांत खास करके केंद्र बिंदु के रूप में आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विचारों के लिए मार्शल के मौलिक योगदान को संक्षेप में बताइए। तो मार्शल की बात की जाए तो मार्शल महोदय ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित मौलिक विचार दिए हैं, जो कि एक प्रकार से अभी तक यानी कि कालजयी है। कालजयी का मतलब होता है कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है, एक समय से दूसरे समय में भी उसी प्रकार से भूमिका निभाते हैं। पहली बात है, मांग और पूर्ति के विश्लेषण में समय तत्व इन्होंने स्वीकार किया, यह भी एक प्रकार से इनके विचार है मार्शल के अर्थशास्त्र में। दूसरी बात है, प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा पर भी इन्होंने एक प्रकार से विचार दिए अपने। इसके अलावा उपभोक्ता की बचत पर विचार दिया, मांग की कीमत लोच पर विचार दिया मार्शल महोदय ने, और आभास लगान और लगान सिद्धांत का विस्तारण भी इन्होंने किया। मार्शल महोदय ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म से क्या आशय है। तो आर्थिक सिद्धांतों के क्षेत्र में मार्शल पहला व्यक्ति था जिसने प्रतिनिधि फर्म के विचार को प्रस्तुत किया, और उसके अनुसार प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म है जो काफ़ी लंबे समय से स्थापित है और जिसने काफ़ी सफलता प्राप्त की है, जिसका प्रबंध सामान्य कुशलतापूर्वक किया जाता है और जिसको उत्पादन की समस्याएं सामान्य बचतें, बाह्य तथा आंतरिक प्राप्ति होती है, आंतरिक प्राप्त होती है, जिनका संबंध उत्पादन के औसत स्तर से है। इस प्रकार से मार्शल के अनुसार खास करके बात की है, प्रतिनिधि फर्म एक औसत फर्म है जो बाह्य और आंतरिक बचतों की दृष्टि से विकास की औसत स्थिति पर होती है। बाह्य बचतों से खास करके मार्शल का अभिप्राय उन बचतों से है जो उद्योग के सामान्य विकास पर आधारित रहती हैं, और आंतरिक बचतें वे हैं जो व्यक्तिगत फर्म के साधनों, व्यवसायिक कुशलता और प्रबंध संबंधी कुशलता के कारण संगठन से प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पीगू के द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र को समझाइए। तो पीगू ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आय जो होती है, नेशनल इनकम जो होती है, उसकी सामान्य वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय के उस भाग की वृद्धि जो अपेक्षाकृत निर्धन व्यक्तियों को प्राप्त होती है, उसमें पारस्परिक रूप से विरोध होता है। और इसी संदर्भ में पीगू ने व्यापार चक्र का नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय आय की अस्थिरता का नाम दिया। व्यापार चक्र के सिद्धांत को मनोवृत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है, और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि उत्पादकों को व्यक्तियों की रुचियों और अनुसंधानों
वर्तमान उत्पादन और लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आशावादी और निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से पीगू महोदय के द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आपके समझ में जो चीज़ें नहीं आई हैं एक बार पुनः वीडियो को देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगी। और तीव्र गति से मैंने इसको बताया तो इसीलिए हो सकता है कि एक आध दो प्रश्न आपके समझ में ना आए हुए हों, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से देखेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ सकती हैं अगर ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, चलिए ये तीव्र गति से मैंने आपको बता दिया एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।